और अब हम भारत की राजनीति के उस काले अध्याय का विश्लेषण करेंगे जिसे आपातकाल कहा जाता है। और आज की जो पीढ़ी है वो शायद इसके बारे में ना जानती हो, लेकिन उसे जानना चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो ये नारा लगाते हैं कि वो छीन कर आजादी ले लेंगे, उन्हें तो ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। ये वो दौर नहीं था जब लोग नारे लगाकर आजादी मांगते थे, बल्कि ये वो दौर था जब लोगों ने सचमुच अपनी आजादी खो दी थी। 25 और 26 जून के बीच की रात इंदिरा गांधी ने देश के इतिहास में आपातकाल यानी इमरजेंसी का काला अध्याय लिख दिया। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी। उन्होंने लोकसभा का चुनाव वहां से जीता। इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। राजनारायण चुनाव तो हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट चले गए। राजनारायण ने अपनी इस याचिका में इंदिरा गांधी पर 6 आरोप लगाए और 6 बहुत संगीन आरोप थे। उनके मुताबिक पहला आरोप था, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के एक अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया और यशपाल कपूर का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। ये एक संगीन अपराध था। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ही स्वामी अद्वैतानंद को बतौर रिश्वत 50,000 रुपए दिए ताकि राजनारायण के वोट कट सके। तीसरा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया। चौथा आरोप था, इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए ली गई, जो कि गैर कानूनी काम है। पांचवा आरोप था, मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी की तरफ से मतदाताओं को शराब और कंबल बांटे गए। और छठा आरोप था, इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया। 12 जून 1975 को राजनारायण की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया और उन पर अन्य आरोप खारिज कर दिए गए। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को खारिज कर दिया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस मामले में राजनारायण के वकील थे शांति भूषण। शांति भूषण बाद में देश के कानून मंत्री भी बने, हो सकता है इसका इनाम दिया गया हो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास यानी 1 सफदरजंग रोड पर एक आपात बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग। इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं से सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। बरुआ का कहना था कि प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे और इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन तभी अचानक बैठक के बीच में ही संजय गांधी की एंट्री हुई। संजय गांधी अपनी मां को एक कोने में अलग लेकर गए और उन्होंने कहा, इतने सालों की मेहनत के बाद किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय गांधी की सलाह के बाद ही इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ के जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अगले दिन यानी 24 जून 1975 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी, लेकिन यह कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए। बहुत दबाव इंदिरा गांधी पर पड़ने लगा इस्तीफे के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक रैली का आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे और ये सब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की और वो थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुकी इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर को देखकर और खराब हो गई। यानी इंदिरा गांधी विपक्ष की रैली में इस जबरदस्त भीड़ को देखकर घबरा गई। तो आपने देख लिया उस समय जो जो चीजें हुई वो शायद आज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अखबारों में कुछ छप नहीं सकता, न्यूज चैनल तब थे नहीं,
फोन बहुत ही कम थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, रेडियो पूरी तरह से सेंसर्ड था। 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए। आधी रात को उस समय के एक अखबार ने इस घटना पर एक कार्टून प्रकाशित किया था जो बड़ा मशहूर हुआ था बाद में। आज उस कार्टून को आप देखिए। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद को अपने बाथ टब में नहाते हुए अध्यादेश पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है कि इस तरीके से उनसे ये हस्ताक्षर लिए गए थे। ये अपने आप में एक मजाक था। आपातकाल के पीछे आंतरिक अशांति को सबसे बड़ी वजह बताया गया। कहा गया कि आंतरिक अशांति इस देश में हो गई है। इसके तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई समेत सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई। यह बैठक किसी विचार विमर्श के लिए नहीं, बल्कि मंत्रियों को यह सूचना देने के लिए बुलाई गई थी कि आपातकाल लगा दिया गया है। यानी किसी भी मंत्री से किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी राय भी नहीं जानी गई। इस बैठक के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस रवाना हो गईं, जहां उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने अपने इस रेडियो पर दिए भाषण में देश की जनता को बताया कि सरकार ने जनता के हित में कुछ प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन इसके खिलाफ गहरी साजिश रची गई, इसलिए उन्हें आपातकाल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। इसके बाद प्रेस की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अखबार तो बाद में फिर छपने भी लगे, लेकिन उनमें भी क्या छापा जा रहा था ये पहले सरकार को बताना पड़ता था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पहले वो पूरी खबर चेक करानी पड़ती थी और तब जाकर वो अखबार में छपती थी। उस दौर में इमरजेंसी का विरोध करने की सजा जेल होती थी और इस दौरान 21 महीने में 11 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा गया।